RLDC सीरीज सर्किट। तो RLDC सीरीज सर्किट का मतलब है कि एक आर यानी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस दोनों कनेक्टेड है बैटरी के साथ इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और हमें देखना है कि वहाँ पे क्या चेंजेस हो सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि मानो जो आप समझ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि मानो यहाँ पर हमने एक इंडक्टर लिया, एक रजिस्टर लिया और साथ में एक इंडक्टर ले लिया, या केवल हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं किसके लिए, इंडक्टर के लिए। किसके लिए प्रॉपर्टी देखें, इंडक्टर के लिए, कि हमने एक इंडक्टर लिया, इंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट कर दिया। पॉइंट समझना, ये सब आप समझ चुके हैं, केवल हम इसको अप्लाई करना सीख रहे हैं कि किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो अभी सर्किट में करंट कितनी है, अभी सर्किट में करंट है 0। सर्किट में अगर करंट 0, कोयल के अंदर कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही हम इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे, जैसे हमने बैटरी को कनेक्ट किया तो करंट अपनी वैल्यू को 0 से I तक इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो 0 से I तक अगर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ जो कॉइल है वो इस करंट चेंज का क्या करेगी, अपोज करेगी। अपोज किस तरीके से करेगी कि बैक ईएमएफ जनरेट करके, बैक ईएमएफ का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करेगी। ऐसा है? ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हैं कि जब इंडक्टर में करंट 0 है और आप करंट को इंक्रीज करने का ट्राई करते हैं, इसका मतलब इनिशियल हम बात कर रहे हैं कि इंडक्टर के पास कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, यानी इनिशियली, ध्यान से समझना, when current in inductor is 0, यानी हम बात करें एट इंस्टेंट t is equal to 0 पर। when current in inductor is 0, कब, एट t is equal to 0, तो बिहेवियर कैसा रहता है, जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे देन after connecting the battery, or cell, inductor behaves as open circuit। अब ऐसा क्यों है वो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इसमें कोई भी करंट नहीं है और आप करंट को अगर इंक्रीज करने का ट्राई कर रहे हैं तो लेंज रूल के अकॉर्डिंग इंडक्टर जो है वो इस करंट को इसके अंदर सेटअप नहीं होने देगा। इसका मतलब वो इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा तो करंट फ्लो का अपोज कर रहा है, इसका मतलब जो इंडक्टर है t इज इक्वल टू 0 पर किस तरीके से बिहेव करता है, एज एन ओपन सर्किट। सेकेंड केस की बात है कि मानो यहाँ पे करंट पूरा I सेटअप हो गया। अब हम सेकंड केस को डिस्कस करें कि मानो यहाँ पे करंट पूरा I सेटअप हुआ है और I कैसा चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। कैसा चल रहा है, कांस्टेंट। मानो यहाँ पे करंट आ गया I एंड वैल्यू ऑफ I इज कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट, ईएमएफ जनरेट 0, यानी कुछ अपोजिशन नहीं हुआ। ऐसा ही है? ठीक है, इसका मतलब एक बार अगर करंट I कांस्टेंट यहाँ पे सेटअप हो गया, मैक्सिमम करंट अगर इसके अंदर सेटअप हो गया, आप करंट के अंदर हम कोई वेरिएशन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट पर। व्हेन करंट इज सेटअप इन इंडक्टर इज कांस्टेंट, व्हेन करंट इज सेट इन इंडक्टर इज कांस्टेंट, यानी हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट मीन्स t इज इक्वल टू इन्फिनिट पे। देन इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, यानी अगर एक कांस्टेंट करंट सेटअप हो गया तो यहाँ पे कुछ भी अपोजिशन नहीं होगा और ये जो इंडक्टर आपने कनेक्ट किया है ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह। कैपेसिटर में भी आपने सेम प्रॉपर्टीज पढ़ा था, लेकिन कैपेसिटर में प्रॉपर्टी उल्टा था कि t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली हम मानते थे कि कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट एंड आफ्टर सम टाइम जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है, मतलब हम बात करेंगे किस पर, स्टेडी स्टेट पर,
t इज इक्वल टू इन्फिनिट पे, तो कैपेसिटर बिहेव करता था एज एन ओपन सर्किट, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चार्ज को सपोर्ट करना बंद कर देता था। लेकिन जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है वो एक रिवर्स प्रॉपर्टी है। रिवर्स प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर करंट चेंज होता है तब ये इंडक्टर अपोज करता है करंट चेंज का, और एक बार अगर कांस्टेंट करंट सेटअप हो गया तो फिर अपोजिशन हो जाता है बंद। यानी t इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट एंड एज करंट इंक्रीजेस एंड बिकम्स कांस्टेंट इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। इन दोनों प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान रखना है और यही आपके न्यूमेरिकल्स बनाने में भी यूजफुल रहेगा। ठीक है, देखें अब फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया करंट ग्रोथ। करंट ग्रोथ का मतलब है कि इंडक्टर में पहले से कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे कितना करंट आया, यहाँ पे करंट आ गया आई। ठीक, कितना पोटेंशियल यहाँ डेवलप हुआ है, LdI/dt। करंट ग्रोथ मतलब मैं 0 से I में बात कर रहा हूँ कि 0 से I अगर I कांस्टेंट आ जाएगा तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल हमें मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कितना? LdI/dt। क्लियर? एंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा उसका वैल्यू हम लिख सकते हैं I/R। अब इस बात को डिस्कस करो कि मानो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे हम बात कर रहे हैं। t इज इक्वल टू 0 पे करंट इज 0, दोनों 0। ठीक है, जब करंट जैसे आपने की को ऑन किया, करंट अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने का ट्राई करेगा 0 से I तक। करंट अगर अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने का ट्राई करेगा तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? एज एन ओपन सर्किट, एज एन ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ओपन सर्किट में क्या करंट फ्लो होता है? नहीं होता। मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि इंडक्टर जिस भी सर्किट में लगा है तो उस ब्रांच में t इज इक्वल टू 0 पर फ्लो होने वाला करंट रहेगा 0। 0 का मतलब 0 प्लस पर हम बात कर रहे हैं। जैसे आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे यानी t इज इक्वल टू 0 प्लस पर इंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना रहेगा? वो 0 रहेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब बैटरी वर्क करेगी करंट को सेटअप करने में, तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो जाएगी ½ Li²। ठीक है, करंट कांस्टेंट आ गया, और करंट अगर कांस्टेंट आ गया तो अब ये कैसे बिहेव करेगा? एज एन शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो फाइनल करंट कितना बनना चाहिए? ध्यान से समझो, ये तो शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे इंडक्टर अप्लाइड नहीं है, केवल एक बैटरी कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट रहेगा E/R। मैक्सिमम करंट जो सर्किट में फ्लो कर सकता है, पहली बात कब फ्लो करेगा? t इज इक्वल टू इन्फिनिट। और t इज इक्वल टू इन्फिनिट आप इसको कौन सा स्टेट बोलते हैं? स्टेडी स्टेट और फाइनल स्टेट। स्टेडी स्टेट और फाइनल स्टेट। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट कितना रहेगा? मैक्सिमम करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I0 से, और उसका वैल्यू हमें मिलना चाहिए E/R। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेस्ड है इसलिए सबसे पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम इक्वेशन कैसे इसका डिराइव करें। ध्यान से समझें, पोटेंशियल ड्रॉप से ही हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सो E माइनस L di/dt इज di/dt माइनस IR इज इक्वल टू 0। जितना सप्लाई उतना कंज्यूम हो गया। क्या लिखें इक्वेशन? तो हम इसको लिख सकते हैं E माइनस IR इज इक्वल टू L di/dt। इसमें कोई डाउट? ठीक। अब यहाँ पर I का फैक्टर है तो I का फैक्टर DI के साथ जाना चाहिए, और जो DT वाला फैक्टर है इसको हम अलग कर लें। यानी DT/L को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं और E माइनस IR को आप राइट हैंड साइड में ले जाएं, या रिवर्स भी कर सकते हैं। तो हमने DI में तो डिवाइड लगा दिया E माइनस IR का। ये सेम एक्सप्रेशन वैसा ही है जैसे आपने RC सर्किट में कैलकुलेट किया है। ठीक है, और यहाँ वैल्यू हमें मिलेगा DT/L। ठीक है, अब क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? इंटीग्रेट करने के लिए आपको लिमिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, कैसे देखें लिमिट? यहाँ पे आप समझना, हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट के साथ भी, विदाउट लिमिट के साथ भी। ठीक है, तो हम विदाउट लिमिट देख लेते हैं। लिमिट हम जब कांस्टेंट सॉल्व करेंगे उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर DI लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट? ठीक है, अब ध्यान दें, पॉइंट ये है कि चलो लिमिट्स के साथ भी अगर हम देख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा एक साथ ही। कि अगर हम टाइम को 0 पुट करें तो करंट कितना रहेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, टाइम को अगर हम यहाँ पर t पुट कर दें
क्या पुट कर दें, t। तो यहाँ पर आपको किसी भी जनरल इंस्टेंट t पर करंट मिल जाएगा। हम मैक्सिमम करंट की बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट तो आपको कब मिलेगा, जब आप t इज इक्वल टू इन्फिनिट पर है, ठीक है। हम बात करें किसी भी जनरल टाइम t पर किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो 0 से t तक अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो सर्किट में करंट जो ग्रो करेगा वो 0 से I तक किया है, और ये जो I है ये आपका IT को रिप्रेजेंट कर रहा है। IT मतलब किसी भी जनरल इंस्टेंट पर करंट कितना होगा, क्लियर, ठीक है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए ये रूल पता है कि आपको कि किस तरीके से सॉल्व करें। देखो इधर तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा, हमें मिलेगा t/L, क्लियर। लेकिन दिक्कत है कि यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस आप समझ ले। जहाँ जो टर्म दिया गया है ये e माइनस आई आर, तो हमें मानना पड़ेगा लेट e माइनस आई आर इज इक्वल टू सम अदर वेरिएबल p, कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ वैल्यू हमें मिलेगा माइनस आर डी आई इज इक्वल टू डी पी। ये पॉइंट समझ आया नहीं आया, नहीं आया। ऐसा करो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या लिखोगे, इधर डी टी इधर डी टी, अब समझ में आया। और डी टी हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो वैल्यू क्या रहा, माइनस आर डी आई इज इक्वल टू डी पी। और ये जो टर्म मैंने बाद में लिखा है इसको मैंने वापस से हटा दिया, ये आप अपने नोट्स के अंदर लिख लें। तो हमें क्या यहाँ से डी आई का वैल्यू मिला, सो वैल्यू ऑफ डी आई इज इक्वल टू डी पी बाय आर विद माइनस साइन। ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जो इंटीग्रेशन में यूज आता है। अब ये जो डी आई वैल्यू है इसको आप यहाँ पे पुट करें और ई माइनस आई आर को भी हम पी पुट करें, क्लियर पॉइंट। तो डी आई के प्लेस पे डी पी बाई आर विद नेगेटिव साइन, सो माइनस 1/r हमने कॉमन ले लिया, इधर डी पी पी, इंटीग्रेशन 0 टू आई टी इज इक्वल टू डी टी बाय एल विद लिमिट्स 0 टू एल, विद लिमिट्स 0 टू टी, क्लियर। अब 1/x, तो इंटीग्रेशन log x, so minus 1/r ln p, और p के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, p के प्लेस पर लिखा जा सकता है e माइनस आई आर, क्योंकि हमें वापस सब्स्टिट्यूट भी करना होगा। तो 0 टू आई टी इज इक्वल टू t बाय एल, क्लियर। तो ये जो r है इसको आप इधर भेज सकते हैं, तो माइनस r को आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, उधर लिमिट्स आपने पुट करी, तो log e माइनस आई आर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आई टी एंड 0 इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल, क्लियर, ठीक। अब लिमिट्स पुट करेंगे तो एक बार आई टी पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे। तो जब हम यहाँ पर आई टी पुट करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगा e माइनस आई टी आर, माइनस जब आप 0 पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगा log e इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। क्या ये log x माइनस log y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक टर्म बनेगा log e माइनस आई टी आर बाई e इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। हमें क्या कैलकुलेट करना है, किसी भी जनरल इंस्टेंट पे करंट कितना है, मतलब आई टी को हमें यहाँ से अलग करना है। सबसे पहले क्या किया, लॉग को इधर अप्लाई किया, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल आपने ले लिया, तो वैल्यू रहेगा e माइनस आई टी आर डिवाइड बाय e, ये टर्म रहेगा माइनस आर टी बाई एल, क्लियर। सेकेंड यहाँ पर अपने e का डिवाइड लगा दिया, तो 1 माइनस आई टी आर बाई e इज इक्वल टू e माइनस आर टी बाई एल, क्लियर। सो आई टी आर बाई ई इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस आर टी बाई एल, और e बाई आर को भी आपने उधर मल्टीप्लाई किया, देन इक्वेशन बनी आई टी इज इक्वल टू e बाई आर 1 माइनस e माइनस टी आर बाई एल, ये इक्वेशन आ गई। क्या ये सिमिलर इक्वेशन है जो चार्ज में जनरेट हुआ था, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाई टू, यानी यहाँ पे भी जो टर्म है ध्यान दें, हियर
L/R रिप्रेजेंट टो, यानी RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट था आपका RC, ठीक है। LR सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है L/R, कितना होता है L/R। L/R का अगर आप डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं तो वो सेकंड के इक्वल आता है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है टो को, और टो क्या रिप्रेजेंट करता है, टो रिप्रेजेंट करता है टाइम कांस्टेंट, ठीक है। एंड E/R को आपने क्या लिखा था, मैक्सिमम करंट कितना, I0। तो ये इक्वेशन आपका चेंज हो गया, IT इज इक्वल टू I0 1 माइनस E माइनस T/2, ठीक है। और ये सेम इक्वेशन आपको मिला है जिस तरीके से हम कैपेसिटर में सॉल्व कर चुके हैं। हमें ये हो सकता है कि बुक्स में यहाँ पर लैम्डा लिखा हो, यानी RL सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट को हम लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और RC सर्किट में टो से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहें तो इसको टो से ही रिप्रेजेंट करें, या अगर बुक्स के अकॉर्डिंग हमें डील करना है, बुक्स के अकॉर्डिंग अगर हमें डील करना है तो आप इसको किससे चेंज कर सकते हैं, आप इसको लैम्डा से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना कि लैम्डा भी टाइम कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपने इसको लिख दिया लैम्डा, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको T/λ, क्लियर। तो लैम्डा भी टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, टो से लिखना चाहें टो भी टाइम कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। क्या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बना सकते हैं, ध्यान से समझ। अब हमें ग्राफ बनाना है I वर्सेस T के लिए, कि टाइम के साथ चेंज करने पे करंट में क्या चेंज आता है। तो ग्राफ आपने फॉर्म किया, तो कंडीशंस एट T इज इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम पे हम बात कर रहे हैं, तो E/0 1 माइनस 1 0, तो टोटल करंट कितना मिला 0, तो इनिशियल करंट रहेगा 0। ये बात समझ में आई। सेकेंड टाइम हमने कंसीडर किया T इज इक्वल टू इनफाइनाइट, T इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब फाइनल स्टेडी स्टेट में कितना करंट रहेगा वो हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा E/T की जगह पर इनफाइनाइट, लेकिन माइनस इनफाइनाइट है, E/-इनफाइनाइट ये रिप्रेजेंट करता है 1/E/इनफाइनाइट। आंसर क्या मिलेगा 0, तो ये 0 है, तो 1 माइनस 0 1, मैक्सिमम करंट आएगा I0। तो T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट का वैल्यू वो रहेगा मैक्सिमम करंट, जिसको आप E/R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और E∞ 0 को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों स्टेट को कुछ नाम दिया गया है। जब हम T इज इक्वल टू 0 पे बात करते हैं, देन दिस स्टेट इज इनिशियल स्टेट, एंड when we are dealing with T is equal to infinite, then this state is known as steady state or final state। ठीक है, तो दो कंडीशंस हमारे पास है। थर्ड कंडीशन हमें कैलकुलेट करना है T इज इक्वल टू टो के लिए या T इज इक्वल टू लैम्डा के लिए। ध्यान से समझना, T इज इक्वल टू लैम्डा अगर हम कंसीडर करें तो T के प्लेस पर आपने लैम्डा पुट किया, लैम्डा बाई लैम्डा 1 मिलेगा, E⁻⁻1। E रिप्रेजेंट करता है यूलर कांस्टेंट को। E क्या है? E इज यूलर कांस्टेंट, और यूलर कांस्टेंट का वैल्यू होता है 2.73। कितना होता है? 2.73। तो यहाँ पर अगर आप टाइम T पर करंट कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगा I0 1 माइनस 1/E या E-1/E। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे वैल्यू मिलेगा 0.63 ऑफ I0, यानी मैक्सिमम करंट का 63% इंडक्टर के पास स्टोर हो गया किस टाइम पर, जब हम बात कर रहे हैं टाइम कांस्टेंट के लिए। तो क्या इन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम करंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? तो आपने करंट IT वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया, और जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, बिकॉज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। किस तरीके से बनेगा? T इज इक्वल टू 0 पे करंट 0, एज टाइम इंक्रीजेस करंट बिकम्स कांस्टेंट विद वैल्यू I0। ठीक, यानी इन्फिनिटी पे जाते जाते करंट I0 हो जाएगा, और बीच में आपको कोई टाइम मिलेगा, और उस टाइम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? हमने रिप्रेजेंट किया लैम्डा से। लैम्डा रिप्रेजेंट करता है टाइम कांस्टेंट व्हेन करंट इन द सर्किट इज 63% ऑफ मैक्सिमम करंट। 0.63 को हम क्या लिख सकते हैं? 63% ऑफ
मैक्सिमम करंट। तो ये ग्राफ बनता है जो I वर्सेस T ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट? ठीक है, कोई डाउट? ठीक। नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं कि करंट का टाइम के साथ किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है। करंट का टाइम के साथ किस तरीके से वेरिएशन मिल रहा है। तो जो करंट एक्सप्रेशन है, I आपने कैलकुलेट किया, IT इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाय लैम्डा। इसको मैं जनरल टर्म में क्या लिख सकता हूँ, IT इज इक्वल टू E बाई आर 1 माइनस ई माइनस टी आर बाई एल लिख सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कि वेरिएशन किस तरीके से। सो डी आई बाई डी टी, हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कि करंट टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी अगर हम परफॉर्म करते हैं तो ई बाई आर तो कांस्टेंट है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये जो टर्म है आपका कांस्टेंट आपको हमने बाहर निकाल दिया, एंड डी बाई डी टी 1 माइनस ई माइनस आर टी बाई आर, ये टर्म हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो डी आई टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई बाई आर कॉन्स्टेंट, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल, सेम टर्म लेकिन आर्ग्यूमेंट भी है, आर्ग्यूमेंट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस आर बाई एल। क्लियर? सो डी आई टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई बाई आर मल्टीप्लाई बाय आर बाई एल ई पावर आर टी, या आप सीधे सीधे यहाँ पर अब लिख सकते हैं टी बाई लैम्डा। क्या लिख सकते हैं? टी बाई लैम्डा। आर आर कैंसिल आउट। टर्म क्या रहा? टर्म हमारे लिए रहा डी आई टी बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू ई बाई एल ई माइनस टी बाई लैम्डा। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्या इसका भी आप ग्राफ बना सकते हैं? देखो ध्यान से, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्लियर? तो t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या मिलेगी? t इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करोगे तो e पावर 0 1 होता है, यानी e बाई एल। तो एट t इज इक्वल टू 0 डी आई बाई डी टी कितना मिल रहा है? e बाई एल। सेकेंड कंडीशन अगर हम बात करें, एट t इज इक्वल टू लेमडा कितना वैल्यू मिलेगा? लेमडा पुट करोगे तो e पावर माइनस लेमडा, यानी e बाई एल बाई ई, यही मिलेगा। तो वैल्यू कितना आया? 0.37 ऑफ e बाई एल, एंड t इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट चेंज। करंट चेंज ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम इनिशियल बात कर रहे हैं, इनिशियल टाइम पे बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो हमें मैक्सिमम मिलता है जिसका वैल्यू होता है ई बाई एल। लेकिन इन्फिनिटी टाइम पर आते आते करंट हो जाता है कांस्टेंट। करंट कैसा हो जाता है? कांस्टेंट, यानी वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो डी आई बाई डी टी हमें कितना मिलता है? फिर 0 मिलता है। क्या डी आई बाई डी टी के लिए ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं? तो डी आई बाई डी टी का ग्राफ प्लॉट होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं डी आई बाई डी टी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा और ग्राफ किस तरीके का है? डिक्रीजिंग। t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू कितना? e बाई एल, और इन्फिनिटी पे आते आते वैल्यू 0, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ। किसके लिए? करंट ग्रोथ के लिए। ठीक, तो बेसिक इक्वेशंस क्या रही, इन पर ध्यान दो। फर्स्ट इक्वेशन आपको मिली है दिस वन, एंड यही इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ग्राफ के लिए आप कंडीशन ध्यान रखना कि t इज इक्वल टू 0 इनिशियल स्टेट, करंट 0 रहता है, क्योंकि हम बात करें करंट ग्रोथ की, यानी इनिशियल इंडक्टर के पास कोई भी करंट नहीं है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है, इन्फिनिटी पे आते आते कांस्टेंट हो जाता है। तो इन्फिनिटी पे जैसे ही पहुंचेगा टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी, करंट बिकम्स कांस्टेंट। क्लियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपने कैलकुलेट किया, तो ये इक्वेशन नंबर 2, इसके लिए भी आपने ग्राफ प्लॉट किया, तीनों कंडीशंस प्लॉट करी। ठीक, और ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि करंट
कब वेरी ज़्यादा करता है, तो इनिशियली करंट का वेरिएशन ज़्यादा है। जैसे जैसे करंट ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, मतलब करंट अपनी कांस्टेंट वैल्यू की तरफ पहुंचता जाता है, वेरिएशन डिक्रीज होता जाता है, और एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिट वेरिएशन कितना मिलता है, 0। तो ये यहाँ पे 0 पर आकर टच कर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अब आपको मिलता है करंट डिके। करंट डिके का क्या मतलब है कि अब इंडक्टर के पास अपनी एक एनर्जी स्टोर्ड हो चुकी है। अब इस स्टोर्ड एनर्जी को क्या करना है, डिके करना है। अब डिके कौन करेगा, रजिस्टर करेगा। कौन करेगा, रजिस्टर करेगा। तो यहाँ पर आपने कनेक्ट किया एक इंडक्टर और उसके साथ कनेक्ट कर दिया एक रजिस्टर एल आर। अब इंडक्टर के पास एनर्जी है बिल्कुल स्टोर्ड एनर्जी है, और इसके पास मैक्सिमम करंट भी है। इंडक्टर के पास अभी मैक्सिमम करंट है जिसका वैल्यू है E बाई आर, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब ये आर इसको लॉस करेगा। तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, सप्लाई कौन प्रोवाइड करेगा, सप्लाई प्रोवाइड करेगा इंडक्टर। इंडक्टर कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, L di बाई डी टी, और वो किस फॉर्म में लॉस होगा, IR फॉर्म में लॉस होगा। पोटेंशियल KVL हम अप्लाई कर सकते हैं। एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है उसका वैल्यू, तो di बाई डी टी प्लस IR, ये हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया, L di बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस IR। अब I वाला टर्म एक साथ होना चाहिए, T वाला टर्म एक साथ चला जाना चाहिए। तो आपने लिख दिया di बाई I, यानी आप I को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए, एंड वैल्यू माइनस R बाई एल डी टी, ये राइट हैंड साइड में चला गया। अब बात करें हम लिमिट्स की जो इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता है कि मैक्सिमम करंट का वैल्यू कितना है, E नोट बाई आर, किस टाइम इंस्टेंट पर, t इज इक्वल टू 0 पर। सो एट t इज इक्वल टू 0 करंट कितना, I नॉट। ठीक है, एंड एज टाइम इंक्रीजेस करंट अपनी वैल्यू को डिक्रीज करेगा, तो यहाँ हमें मिल जाएगा IT, और 1 बाई I का इंटीग्रेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो इंटीग्रेशन आपको मिलेगा log I, अपर लिमिट IT, लोअर लिमिट I नॉट इज इक्वल टू माइनस R बाई एल T विद अपर लिमिट T एंड लोअर लिमिट 0। ये एक्सप्रेशन मिला। वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो log IT माइनस log I नॉट, IT माइनस एल एन I नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। लिखा जा सकता है log x माइनस log y, प्रॉपर्टी क्या लिखें, log IT बाय I नॉट इज इक्वल टू माइनस टी बाय लेमडा। L बाई आर को हम लेमडा से पुट कर सकते हैं। हमें वैल्यू चाहिए IT का, log दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दें। सो IT बाय I नॉट इज इक्वल टू e पावर माइनस t बाय लेमडा। सो IT इज इक्वल टू I नॉट e पावर माइनस t बाय लेमडा। तो एक जनरल एक्सप्रेशन बन गया करंट डिके के लिए। किसके लिए, करंट डिके के लिए। ठीक है, I नोट क्या रिप्रेजेंट करता है, I नोट आपके अभी मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करता है जिसका वैल्यू है E बाई आर, और ये मैक्सिमम करंट जितना फ्लो होता है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंडीशंस पे क्या हम IT वर्सेस T ग्राफ बना सकते हैं, देखें। तो 8 T इज इक्वल टू 0, तो T इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगा e पावर 0 रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो वैल्यू हमें मिला IT इज इक्वल टू I नॉट, मतलब मैक्सिमम करंट हमें इनिशियली मिलेगा जब हम करंट डीके में बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड आपने इंस्टेंट पुट किया एट T इज इक्वल टू लेमडा, तो ये T इज इक्वल टू लेमडा, तो e पावर माइनस लेमडा बाई लेमडा, e पावर माइनस 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो IT वैल्यू हमें मिलेगा I नॉट बाई E, और I नॉट बाई E रिप्रेजेंट करता है 0.37 ऑफ I नॉट, यानी 37% ऑफ द मैक्सिमम करंट वो रिमेन रहता है सर्किट में कब, 1 टाइम कांस्टेंट, यानी जब आप टाइम कांस्टेंट के इक्वल टाइम पर पहुंच जाते हैं एट T इज इक्वल टू इन्फिनिटी।
सो ई पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो को रिप्रेजेंट करता है। हम बात कर रहे हैं करंट डिके की, तो एक इंस्टेंट हमें ऐसा मिलता है जब रजिस्टर पूरी की पूरी पोटेंशियल को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है, और फाइनल करंट इन द सर्किट कितना बनता है, जीरो बनता है। तो अगर मैं IT वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करता हूं, IT वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो मैक्सिमम करंट आपको मिलता है इनिशियली, एंड एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी करंट बिकम्स जीरो, यानी ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होना चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक। मैक्सिमम करंट E/R या I नॉट, एंड टाइम कांस्टेंट पर अगर हम बात करें तो टाइम कांस्टेंट इज अ टाइम व्हेन करंट इन द सर्किट रिमेन्स 37% ऑफ द मैक्सिमम करंट, 37% ऑफ द मैक्सिमम करंट। क्या ये पॉइंट हमें समझ में आया? ठीक है। एक्सप्रेशन क्या ये हमें सिमिलर दिख रहा है? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई माइनस टी बाई टू, जैसा कैपेसिटर में था सेम इक्वेशन आपको यहाँ पे भी मिल रही है। लेकिन ध्यान रखिए वहाँ पर आप बोलते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग, बिकॉज कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज हो सकता है, और इंडक्टर में करंट ग्रोथ या करंट डिके होती है, यानी या तो वैल्यू करंट का इंक्रीज होता है या वैल्यू करंट का डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो टर्म लिया जाता है वो आपको करंट ग्रोथ और करंट डिके की टर्म में मिलता है, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कि कितना रहेगा। ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ये हम स्टडी कर रहे हैं। पॉइंट समझना कि हमें कैलकुलेट करना है dIT/dt, और ये हम लिख रहे हैं माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन के साथ क्यों लिखा जा रहा है? माइनस साइन के साथ इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो डायग्राम में है कि जो इंडक्टर की एनर्जी है उसको खत्म कौन कर रहा है? रजिस्टर। यानी रजिस्टर पे जो एनर्जी डेवलप हो रहा है, जो पावर डेवलप हो रहा है I2R आप बोल सकते हैं, वो किसकी कॉस्ट पर हो रहा है? वो इंडक्टर की करंट की कॉस्ट पर हो रहा है। यानी जैसे करंट अपनी वैल्यू को डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे करंट अपनी वैल्यू को डिक्रीज करेगा, करंट पावर लॉस रेजिस्टेंस पे बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें पहले वाले एक्सप्रेशन में आपने यहाँ पर केवल dI/dt यूज किया था, माइनस साइन यूज नहीं किया था, क्योंकि एक्सटर्नल सप्लाई कनेक्टेड था जो करंट प्रोवाइड कर रहा था। अभी करंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंडक्टर कर रहा है। तो इंडक्टर पे जो करंट डिके है वो हो रहा है रजिस्टर के अक्रॉस, रजिस्टर के कारण हो रहा है, और जो वैल्यू रहेगा इंडक्टर पे जो करंट का डिके है वो रेजिस्टेंस के कारण है, यानी जो करंट की वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमें माइनस यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। तो dI/dt अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो वैल्यू हमें विद माइनस साइन यूज करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सो d/dt इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? माइनस E/R, हम इसको तो प्लस कर दें क्योंकि जो लॉजिक है वो यहाँ पर आपने अप्लाई किया है, ठीक है। तो dA/dt माइनस E/R 1 माइनस E माइनस TR/L, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करें। ध्यान रखना हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो पॉजिटिव ही है dI/dt, लेकिन हमें एक बात ये पता है कि इंडक्टर में जो करंट है, करंट की कॉस्ट पर आप पावर डेवलप कर रहे हैं किस पर? रजिस्टर पर, ठीक है। यानी करंट अपनी वैल्यू को डिके कर रहा है तब जाके पावर जनरेट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आपने पुट किया है। पहले वाले केस में पुट नहीं किया था क्योंकि वहां पे बैटरी प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। सॉल्व करें। सो dIT/dt इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन लिया जाए तो माइनस E/R, ये कॉमन ले लिया हमने, d/dt करेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म का, तो एक्सपोनेंशियल टर्म पहले में मिलता है माइनस TR/L, फिर इस आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस R/L, माइनस माइनस प्लस R कैंसिल आउट, एंड dIT/dt क्या ये सेम एक्सप्रेशन है जो पहले मिला था आपको? E/L, ये वही सेम एक्सप्रेशन है जो पहले भी आपने जनरेट किया है, E/L माइनस T/λ। यानी dI/dt का जो एक्सप्रेशन है वो दोनों ही केसेस में सेम आता है, चाहे आप चार्जिंग में बात कर रहे हैं चाहे डिस्चार्जिंग में बात करें, कैपेसिटर में भी दोनों टर्म में सेम आता है dQ/dt, और करंट ग्रोथ और करंट डिके में भी ग्राफ हमें सेम ही मिलता है क्योंकि एक्सप्रेशन भी सेम बनता है। तो सेम कंडीशन से, सेम कंडीशन तो ग्राफ भी आपका सेम बनना चाहिए। किस तरीके का? टाइम के साथ dIT/dt
dt का ग्राफ, ये हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो e पावर 0 1 यानी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और 0 पे जाके एंड हो जाएगा, यानी di/dt का ग्राफ दोनों ही केसेस में सेम आता है, दोनों ही केसेस में एक्सप्रेशन भी सेम है। इसको भी हमने इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया। एंड करंट डीके का जो इक्वेशन आता है IT इज इक्वल टू I0 e माइनस टी बाई लेमडा, यहाँ पे लेमडा रिप्रेजेंट करेगा टाइम कांस्टेंट को, लेमडा का वैल्यू होता है लेमडा का वैल्यू होता है L/R और I0 है मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करता है वैल्यू E/R। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट टर्म आता है टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया, तो वापस हम यहाँ पे लैम्डा ही पुट कर देते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू L/R। अब टाइम कांस्टेंट होता क्या है, हमने देखा कि जब हम करंट ग्रोथ में बात कर रहे हैं तो टाइम कांस्टेंट इज अ टाइम व्हेन करंट इन द सर्किट बिकम्स 63.2% ऑफ द मैक्सिमम करंट, यानी मैक्सिमम करंट जो सेटअप हो सकता है उसका 63% सर्किट के अंदर सेटअप हो गया। और डिस्चार्जिंग केस में, यानी कि अगर हम डीके केस में बात करते हैं तो 37% ऑफ द मैक्सिमम करंट इज रिमेन्स इन द सर्किट। सो इसका डेफिनेशन आप लिखें, टाइम कांस्टेंट इट इज द टाइम when 63.2% of maximum current और मैक्सिमम करंट आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, I0 से रिप्रेजेंट किया है, तो ये टर्म आपका बनता है 0.63 I0, ये तो टर्म बन जाता है। और मैक्सिमम करंट को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, I0 से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट में लिख दिया I0। इट इज द टाइम व्हेन 63.2% ऑफ द मैक्सिमम करंट इज flowing in RLDC network during कौन से केस में, करंट ग्रोथ, ड्यूरिंग करंट ग्रोथ एंड करंट डिके की टर्म में भी तो बात कर सकते हैं। करंट डिके में क्या होता है, एंड इट इज द टाइम when 37.8% या 0.37 की हम बात करते हैं तो 63.2 में से माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू आपको मिलेगा 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट, विच सर्किट, RLDC circuit during current decay। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू क्या बनता है, L/R। यूनिट क्या रहेगा, यूनिट रहेगा सेकेंड, यह टर्म बनता है। तो जो आपने समझा है वही इसका डेफिनेशन भी है कि अगर हम करंट ग्रोथ में बात करें तो 63.2% स्टोर्ड है, यानी सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, और अगर हम डीके में बात करते हैं तो 36.8% ऑफ द मैक्सिमम करंट रिमेन्स इन द सर्किट। ठीक है, तो लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, L/R इसका वैल्यू बनता है। यूनिट क्या रहेगा, यूनिट रहेगा सेकेंड। तो ये बात हुई इसकी थ्योरेटिकल। कुछ पॉइंट हैं जो हमें समझने हैं सर्किट के बारे में। देखें, पॉइंट ये है कि मोर टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट स्लोअर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। कभी कभी अगर हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलता है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इसी टाइप के स्टेटमेंट आते हैं जो आपको समझने चाहिए। हमें क्या दिया है कि मोर टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट स्लोअर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, स्लोअर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, di/dt की। तो di/dt का एक्सप्रेशन आपको क्या मिला है, di/dt इज इक्वल टू E/L E माइनस टी बाय लैम्डा, ऐसा ही मिला। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू ज्यादा होगा
लेमडा का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे वैसे भी नेगेटिव में बात करें ई पावर माइनस में, ठीक है, तो लेमडा भी ग्रेटर है, ई पावर माइनस जो टर्म बनेगा वो एक स्मॉलर टर्म बनेगा, ठीक। तो डी आई बाई डी टी का जो चेंज होने का रेट रहेगा वो क्या रहेगा, स्लोवर रेट रहेगा। यानी अगर अपनी लेमडा अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता है तो डी आई बाई डी टी स्लोवर रेट से चेंज होता है। सेकेंड जो पॉइंट आपको दिया गया है वो हम न्यूमेरिकल में समझेंगे, केवल अभी आप इसको पढ़ के रखें कि इफ करंट चेंजेस इन आरएल सर्किट, करंट अगर चेंज होता है आरएल सर्किट में तो जिस इंस्टेंट पर आप करंट चेंज करते हैं उस इंस्टेंट पर आप फ्लक्स को कांस्टेंट मानते हैं। यानी जिस इंस्टेंट पर आप करंट चेंज करते हैं उस इंस्टेंट पर फ्लक्स को क्या माना जाता है, कांस्टेंट। देन इफ करंट चेंजेस इन आरएल सर्किट देन देयर इज नो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट ऑन द फ्लक्स, यानी फ्लक्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों कंडीशन, करंट चेंज होने से पहले और करंट चेंज होने के बाद, दोनों कंडीशन में फ्लक्स को हम क्या कर देते हैं, इक्वल। और फ्लक्स का वैल्यू phi इज इक्वल टू Li, यानी L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2 हम ये परफॉर्म कर देते हैं। ये बात समझ में आई? तो दोनों पॉइंट हम नोट कर लें। सेकेंड पॉइंट को हम न्यूमेरिकल में वापस समझेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप थ्योरेटिकली ध्यान रखें, ठीक है। तो अब आते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे कि न्यूमेरिकल हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि 665 हेनरी है, 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, हमें कैलकुलेट करना है I1, I2 एंड I कब, when t is equal to 0, when cell is connected and t is equal to infinite, यानी after long time when cell is connected। यानी आपको दो कंडीशंस दी गई है। पहला कंडीशन ये कि जैसे ही हम सेल को कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, यानी फर्स्ट केस हम बात कर रहे हैं when cell is just connected, यानी ये t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पर क्या इंडक्टर के अंदर करंट सेटअप हो गया होगा? सबसे पहले सोचो, जैसे ही हम सेल को कनेक्ट करते हैं क्या सेल को कनेक्ट करते ही इंडक्टर के अंदर करंट सेटअप हो जाता है या इंडक्टर करंट चेंज का अपोज करता है? अपोज करता है। यानी ये t इज इक्वल टू 0 इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, एज एन ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इस सर्किट को वापस से आप रीड्रॉ करें जिसमें इंडक्टर को कर दो ओपन। बात समझ में आई? क्योंकि प्रॉपर्टी बेस पर ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। इंडक्टर हमने कर दिया ओपन, बैटरी कितने वोल्ट की कनेक्ट, 12 वोल्ट की कनेक्ट, रेजिस्टेंस कितना 6 ओम, इधर रेजिस्टेंस कितना 6 ओम, बैटरी का पोटेंशियल 6 वोल्ट। अब मुझे क्या बताओ कि I2 जो फ्लो करेगा वो तो इंडक्टर से करेगा, I1 यहाँ फ्लो करेगा और I यहाँ रहेगा। ऐसा ही हमें दिया गया है, ठीक। अब मुझे बताएं कि सर्किट में करंट कौन सी ब्रांच से फ्लो करेगी। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा, 6 ओम में जाएगा, वापस 6 ओम में आएगा और किधर चला जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। ऐसा ही होगा। क्या इंडक्टर वाली ब्रांच में कुछ करंट गया? नहीं गया। तो आप क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले लिखा जा सकता है I2 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि अगर इंडक्टर ओपन है तो ओपन ब्रांच में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बैटरी कितने वोल्टेज की है, 12 वोल्ट की, रेजिस्टेंस कितना है 6 और 6। सो आर इक्विवेलेंट वी कैन राइट 6 + 6 विच इज इक्वल टू 12 ओम। एंड सर्किट में फ्लो होने वाला करंट दैट मीन्स I और I1 दोनों का वैल्यू फिक्स रहेगा। इसको आप 12/12 से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 1 एम्पियर। मतलब बैटरी 1 एम्पियर का करंट देगी, जो पहले 6 ओम में से जाएगा, फिर 6 ओम में जाएगा, वापस बैटरी तक पहुंच जाएगा। इंडक्टर वाली ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट रहेगा 0। तो I2 का वैल्यू 0 एंड I1 एंड I का वैल्यू 1 एम्पियर। ये पॉइंट समझे? ठीक है। अब इसी सर्किट में हमें क्या बताना है, t इज इक्वल टू इन्फिनिट पे क्या इफेक्ट आएगा करंट्स पे। तो 6 ओम 5 हेनरी ये आपने कनेक्ट कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं t इज इक्वल टू इन्फिनिट पे। सेकंड केस t इज इक्वल टू इन्फिनिट, कनेक्ट करो रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। वैल्यू ऑफ इंडक्टर 5 हेनरी, वैल्यू ऑफ रजिस्टर 6 ओम, 6 ओम। बैटरी आपने कनेक्ट करी, वैल्यू 12 वोल्ट। करंट अगर मैं डिसाइड करता हूं तो करंट यहां रहेगा I, करंट I1 एंड करंट I2। क्लियर?
टी इज इक्वल टू इन्फानाइट, यानी हमें बोला गया स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट यानी बहुत देर तक, यानी लॉन्ग टाइम तक अगर हम बैटरी कनेक्टेड रखें तो सर्किट के अंदर जो करंट सेटअप होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। एंड हम ये बोल सकते हैं एट स्टेडी स्टेट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, है ना, एट स्टेडी स्टेट यानी t इज इक्वल टू इन्फानाइट पे इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। यानी अगर करंट में वेरिएशन नहीं है तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। मतलब हम इस 5 हेनरी को हटाकर यहाँ पर एक सिंपल वायर कनेक्ट कर सकते हैं। अब करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर करंट को 2 पाथ मिलते हैं और 2 में से जो कम रेजिस्टेंस वाला पाथ होता है उसमें करंट ज़्यादा जाती है, ठीक है। लेकिन अगर 2 पाथ मिले और एक में रेजिस्टेंस ही नहीं है तो सारा करंट किधर से जाता है, इसी पाथ में से फ्लो कर जाएगा। यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट स्टार्ट होगा पहले 6 ओम में जाएगा, फिर 5 हेनरी यानी I2 में जाएगा। I1 में फ्लो होने वाला करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज I1 हो गया शॉर्ट सर्किट। जो रेजिस्टेंस लगा है I1 वाली ब्रांच में मतलब 6 ओम, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट ब्रांच कनेक्टेड। तो आप यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ I1 तो रहा 0 पहली बार, और जो I1 रहेगा वही, जो I रहेगा वही I2 रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हो गया तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बचा, 6 ओम। सो R इक्विवेलेंट का वैल्यू रहेगा 6 ओम, और वैल्यू ऑफ I और वैल्यू ऑफ I2 वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग V बाई R इक्विवेलेंट। बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट का, रेजिस्टेंस है 6 ओम, सो वैल्यू ऑफ करंट 2 एम्पियर। कौन सा करंट, या तो I2 या I, दोनों का मान यानी दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो क्वेश्चन में इस तरीके से भी लिखा आ सकता है कि सर्किट में फ्लो होने वाला इनिशियल करंट है 1 एम्पियर और एज टाइम इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, एज टाइम इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, करंट I बिकम्स 2 एम्पियर। यानी t इज इक्वल टू 0 पे I कितना है, 1 एम्पियर, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है I का वैल्यू कितना हो गया, 2 एम्पियर। बात समझ में आई। इस तरीके से हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान है तभी आप इस क्वेश्चन में सर्किट को रीअरेंज कर सकते हैं। सर्किट रीअरेंज होता है और आंसर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट आपको दिया गया, अगेन सेम क्वेश्चन हमने लिया कि I1 अपॉन I2 का रेशियो कैलकुलेट करना है जब I1 कौन से टाइम पर है, t इज इक्वल टू 0, और I2 कौन से टाइम पर है, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। I1 is at t is equal to 0 and I2 at t is equal to infinite। मतलब वही इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो यानी t is equal to 0 पे, तो t is equal to 0 इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, तो ओपन ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट तो हो जाएगा 0। यानी सर्किट का जो R इक्विवेलेंट है, क्या है R इक्विवेलेंट, वो हम केवल ये 6 और 10, 6 और 4 से ही लेंगे। तो 6 + 4 कितना रहेगा, 10 ओम, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे आपने बैटरी को कनेक्ट किया। अब जो करंट फ्लो करेगा वो इसी ब्रांच में से फ्लो करेगा, और इस करंट को आपने क्या नाम दिया, इस करंट को हमने नाम दिया I1। क्या नाम दिया, I1, ठीक। सो वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल टू 10/10, 1 एम्पियर। कोई डाउट। सेकेंड केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं व्हेन t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट। एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा तो इंडक्टर को हम हटा के क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक शॉर्ट वायर कनेक्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया, तो यहाँ पर आपने एक शॉर्ट वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना, बिकॉज सर्किट में फ्लो होने वाला करंट तो आपको कंसीडर करना है I2। सर्किट में फ्लो होने वाला करंट हमें कंसीडर करना है I2, और ये 4 और 4 ओम के दो रेजिस्टर जो पैरेलल में लगे हुए हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2, और 2 + 6 कितना रहेगा, 8। तो सर्किट का R इक्विवेलेंट हमें मिला 6 + 2 विच इज इक्वल टू 8 ओम, और I2 वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो V/R से मिल जाएगा 10/8, वैल्यू 5/4 एम्पियर, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे करंट है 1 एम्पियर एंड t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट है 5/4 एम्पियर। कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट हमें करना था I1/I2, तो दोनों का वैल्यू पुट कर दो, 1/5/4, देन आंसर इज 4/5। पॉइंट समझ में आया। तो प्रॉपर्टी यूज करना हमें आना चाहिए। t इज इक्वल टू 0 इंडक्टर ओपन, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट इंडक्टर क्लोज। क्या नेक्स्ट आपको दिया गया है
कि R और L कनेक्टेड हैं E के साथ। क्वेश्चन क्या है देखें ध्यान से कि आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर सडनली बिकम्स, सडनली अचानक से क्या बन गया, L/N बन गया। ठीक है, देन फाइंड आउट करंट इन द सर्किट एट दैट इंस्टेंट। यानी यहां पे कुछ ना कुछ करंट पहले सेटअप होगा। इसको आपने क्या रिप्रेजेंट कर लिया, I1 रिप्रेजेंट कर लिया। क्या I1 का वैल्यू बता सकते हैं? आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब बैटरी आपको कनेक्ट किए हुए बहुत टाइम हो गया, तो बहुत टाइम हो गया तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर बिहेव करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट, और एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा तो करंट आपको कितना मिलेगा, पहली बात ये बताओ, E/R मिलेगा, मैक्सिमम करंट सेटअप हो गया E/R। क्लियर। अब आपको क्या बोला गया कि आफ्टर लॉन्ग टाइम जब करंट सेटअप हो गया था E/R, उसके बाद आपने इंडक्टर को किस में चेंज कर दिया, L/N से रिप्लेस कर दिया या L/नीटा से रिप्लेस कर दिया, और आपसे पूछा गया कि अब करंट सर्किट के अंदर कितना होगा, मतलब आपको कैलकुलेट करना है I2। क्लियर। इनिशियल इंडक्टेंस कितना है L1 का वैल्यू L, और L2 का वैल्यू कितना है, L2 का वैल्यू है L/नीटा। कितना वैल्यू, L/नीटा। क्या कुछ लॉजिक याद आया? हमने पढ़ा था स्पेशल पॉइंट में, स्पेशल पॉइंट में आपने क्या लॉजिक पढ़ा था, ध्यान से समझो। इफ करंट चेंजेस इन द RL सर्किट देन देयर इज नो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट ऑन द फ्लक्स, यानी फ्लक्स क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में हमें फ्लक्स को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। और फ्लक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, फ्लक्स का वैल्यू होता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो पहले तो बात phi से, तो phi1 इज इक्वल टू phi2 होना चाहिए। ठीक, अब कैसे रिप्रेजेंट करें, L1I1 इज इक्वल टू L2I2। पहले इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है L, करंट कितना है E/R, फाइनल इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है L/नीटा, एंड करंट कितना रहेगा, तो करंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं नीटा E/R। तो जो प्रॉपर्टी आपने पढ़े हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं सारे के सारे प्रॉपर्टी बेस्ड ही आते हैं। ये बात समझ में आ गई? यानी जब सेकंड केस में आपने इसको L/नीटा कर दिया तो कुछ करंट अब यहाँ पर I2 आने लगा, और I2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना था। सॉल्व कर सकते हैं, फ्लक्स को कांस्टेंट माने, क्योंकि इंस्टेंटेनियस चेंज अगर आपको दिया गया है, सडनली चेंज दिया गया है, सडन चेंज दिया गया है, तो फिर फ्लक्स हमें क्या मानना होता है, कांस्टेंट मानना होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से पढ़ लेना। सेम क्वेश्चन आपने कैपेसिटर में भी अटेम्प्ट किया होगा, तो उसी पैटर्न पे हम इसको फॉलो करेंगे। फाइंड टाइम व्हेन करंट बिकम्स, फाइंड टाइम, पहली बात तो टाइम कैलकुलेट करना है, व्हेन करंट बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट का आधा हो जाएगा, कौन सी केस में, ड्यूरिंग करंट ग्रोथ इन RL सर्किट। तो सबसे पहले तो करंट ग्रोथ का इक्वेशन बताओ। RL सर्किट में करंट ग्रोथ का इक्वेशन क्या रहता है, IT इज इक्वल टू I0 1 माइनस E माइनस T/2 या लैम्डा रहता है, ये इक्वेशन, इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब क्या बोला गया कि किसी भी जनरल टाइम पे करंट, मैक्सिमम करंट का आधा हो गया, मैक्सिमम करंट का आधा हो गया, तो मैक्सिमम करंट ये I0 ही तो है, तो IT के प्लेस पर क्या लिख दिया, I0/2 इज इक्वल टू I0 1 माइनस E माइनस T/λ। क्या इक्वेशन सॉल्व हो सकता है? I0 कैंसिल आउट, इक्वेशन क्या रहा, E माइनस T/λ इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, और 1 माइनस हाफ किसको रिप्रेजेंट करता है, हाफ को रिप्रेजेंट करता है। आपको वैल्यू किसका चाहिए, टाइम का वैल्यू चाहिए, और एक्सप्रेशन आपका बन रहा है, दोनों में माइनस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन को इन्वर्स कर दिया, तो T/λ इज इक्वल टू 2। अब एक्सपोनेंशियल हटाना है तो लॉग लेना होगा, दोनों तरफ आपने लॉग अप्लाई कर दिया, तो T/λ इज इक्वल टू ln2, एंड वैल्यू ऑफ टाइम लैम्डा टाइम्स ln2। अब ऑप्शन में हो सकता है कि लैम्डा को R/L लिख दें, L/R लिख दें, तो जैसा ऑप्शन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर दें। यानी यहाँ पर आपका log बेस 10 में भी आ सकता है, log बेस E में भी आ सकता है, इन टर्म्स ऑफ L एंड R भी आ सकता है। ये फाइनल रिजल्ट है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा अटेम्प्ट कर दो। करंट ग्रोथ बोला तो करंट ग्रोथ का इक्वेशन, करंट डिके बोलता तो करंट डिके का इक्वेशन। अप्लाई हुआ? कोई डाउट? जो कंडीशन बोला मैक्सिमम करंट का आधा ले लिया तो आधा ले लो, बराबर कर दो, इक्वेशन हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है
कि फाइंड टाइम, अगेन हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। किस केस के लिए, व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एनर्जी की। तो इंडक्टर में एनर्जी कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, कब, ड्यूरिंग करंट डिके। यानी करंट डिके के केस में उस टाइम पर, वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है जब स्टोर्ड एनर्जी, मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी की क्या हो जाए, हाफ हो जाए। पॉइंट समझना, देखो हाफ एल आई टी स्क्वायर, इसमें कोई डाउट, किसी भी जनरल इंस्टेंट पे एनर्जी, तो आई टी आपने लिखा। मैक्सिमम एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। और आपको कौन सा टाइम कैलकुलेट करना है, जब मैक्सिमम एनर्जी की हाफ किसी भी टाइम इंस्टेंट पे लोड हो रही है। ठीक है, कैलकुलेट करें तो हाफ एल कैंसिल आउट, सो आई टी स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2। ये एक्सप्रेशन बना। ठीक है, किसी भी जनरल इंस्टेंट पर आप करंट कैसे लिख सकते हैं, किस केस में, करंट डिके के केस में। तो करंट डिके में इक्वेशन होता है आई नॉट ई माइनस टी बाय लैम्डा। इसका स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 के इक्वल आना चाहिए। अभी कोई डाउट नहीं, तो यहां मिला आई नॉट स्क्वायर ई माइनस 2t बाय लैम्डा इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2। सो आई नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट। इक्वेशन क्या रहा, इक्वेशन मिला e पावर माइनस 2t बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। कोई डाउट, क्या कैलकुलेट करना है, टाइम, इनवर्स कर दो। सो e पावर लैम्डा बाय 2t। ठीक है, इनवर्स आप वैसे ही करेंगे जैसे आपने पहले परफॉर्म किया है। देखो पहले कैसे परफॉर्म किया, पहले आपने परफॉर्म किया जैसे e पावर t बाय लैम्डा था, आपने माइनस हटा दिया तो इधर टर्म को इन्वर्स कर दिया। तो सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। सो e पावर 2t बाय लैम्डा इज इक्वल टू, कितना आ रहा है, 2, इज इक्वल टू 2। So 2t by lambda is equal to ln2 and t is equal to lambda by 2 ln2 लिख सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से वेरी कर सकते हैं, ये परफेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़े, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़े। कैसे करें, जैसे यहाँ पे log पावर आ रहा है 1/2, तो 1/2 इधर 2 पावर में जा सकता है, यानी आंसर आ सकता है लैम्डा ln √2। ये आंसर लिखा जा सकता है। एल बाई आर के टर्म में देना हो तो लैम्डा की वैल्यू आप पुट कर दें, जैसा आपको दिया गया ऑप्शन में। सभी एक कर आंसर्स करेक्ट हैं, ये आंसर भी करेक्ट, ये आंसर भी करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट सर्किट गिवन है एंड आपको बोला गया फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट एट t इज इक्वल टू 0। फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट एट t इज इक्वल टू 0, यानी हमें ड्यूरिंग करंट ग्रोथ टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं। पहली बात ये कि जो टाइम कांस्टेंट आप रिप्रेजेंट करते हैं वो आप रिप्रेजेंट करते हैं L बाई आर से, जहाँ पर R रिप्रेजेंट करता है R इक्विवेलेंट को। पहला पॉइंट ये। सेकेंड थिंग, इंडक्टर को हम क्या कर दें, हटा दें। इंडक्टर को क्या कर दें, हटा दो, ओपन कर दो। और जो बैटरी कनेक्टेड है उसको क्या कर दें, शॉर्ट सर्किट कर दें। यानी इसका सर्किट हम एक बार बना रहे हैं। ये सर्किट बनना चाहिए। अब इस सर्किट में आपने क्या क्या किया है ये बात बताएं। सबसे पहले हमने क्या किया, सेल को कर दिया शॉर्ट सर्किट। ये स्टेप्स होती हैं टाइम इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो बैटरी को तो कर दो शॉर्ट सर्किट, और जो यहाँ पर एलिमेंट लगा है, जैसे अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर को ओपन कर दो, और इंडक्टर है तो इंडक्टर को ओपन कर दो, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दो। बात समझ में आ गई। बैटरी को क्या करना है, शॉर्ट करना है। जो इंडक्टर लगा उसको क्या करना है, ओपन करना है। और जिस जगह से आपने इंडक्टर
रिमूव किया है वहाँ पे 2 टर्मिनल मेंशन कर दो, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो ये दोनों हमें दिख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आर ए बी कितना बनेगा, तो 6 × 3/6 + 3। सो वैल्यू ऑफ आर ए बी इज इक्वल टू 2 ओम। क्लियर? अब क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा, और लैम्डा इज L/R इक्विवेलेंट। L कितना गिवन है, 5 हेनरी, R कितना गिवन है, 2 ओम। तो वैल्यू क्या आ गया, 2.5 टाइम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, या 5/2। क्लियर? नोट करें, तो टाइम कांस्टेंट इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। स्टेप्स का यहाँ पे ध्यान रखा जाए।